ओके, ठीक है। तो पिछले टॉपिक से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था टॉर्क के बारे में, रनिंग टॉर्क के बारे में, और हमने डिराइव किया था कंडीशन कि किस कंडीशन पे हमारा रनिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। हमने देखा था कि कैसे स्लिप और टॉर्क का रिलेशन है जिसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमने देखा था। और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने टॉर्क इंडक्शन मोटर को हमने स्टार्ट होने दिया था नो लोड पे, और इंडक्शन मोटर स्टार्ट होने के बाद ग्रेजुअली उसके रोटर ने स्पीड गेन करना शुरू किया, और स्पीड गेन करते करते जब रोटर नियर मैक्सिमम पहुंचा, यानी रोटर का स्पीड जब वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड पहुंचा, तो वहां से हमने उस रोटर को लोड करना शुरू किया, और लोड के करस्पॉन्डिंग एनआर डिक्रीज होने लगा, यानी रोटर स्पीड डिक्रीज होने लगा, और दूसरे शब्दों में कहें तो स्लिप इंक्रीज होने लगा। उसी इंक्रीजिंग स्लिप की वैल्यूज को हमने प्लॉट किया, और हर एक इंक्रीजिंग स्लिप की वैल्यू पर, यानी हर एक स्लिप की वैल्यू पर जो टॉर्क की वैल्यू आ रही थी उसको हमने डिटरमाइन किया, और अल्टीमेटली हमने ग्राफ प्लॉट किया। हमने अलग अलग रेजिस्टेंस के, यानी अलग अलग रोटर रेजिस्टेंस को लेके हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, और हमें हर बार अलग अलग कर्व मिला करस्पॉन्डिंग टू अलग अलग डिफरेंट रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके, ठीक है। तो हमने जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को देखा था वो कुछ इस तरह से था, और हमने दो चीजों को प्लॉट किया था यहाँ पे, ठीक है। नीचे के एक्सिस पे हमने एनआर को दिखाया था, और एनआर को जो हमने रिप्रेजेंट किया था वो परसेंटेज ऑफ एनएस के हिसाब से हमने रिप्रेजेंट किया था, और रोटर का स्पीड इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इस तरह से रोटर स्पीड एनआर इंक्रीज करता था। और यहाँ से हमने देखा कि हमारा स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता था, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें एनआर की वैल्यू 0 मिलती थी, वहीं स्लिप की वैल्यू 1 मिलती थी, यानी यहाँ पे स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम थी और एनआर की वैल्यू मिनिमम थी, क्लियर। और यहाँ आते आते हम लोग इमेजिन करते थे कि अगर ऐसा पॉसिबल होता, एनआर एनएस के बराबर हो जाता, ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिलता, यानी एनआर की वैल्यू जब अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता और स्लिप की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता, यानी स्लिप की वैल्यू अपने मिनिमम में पहुंच जाता। तो ये सारा सिचुएशन हमने देखा था, और इसके हिसाब से हमने ग्राफ को प्लॉट किया था, ठीक है। इसके हिसाब से हमने ग्राफ को प्लॉट किया था, और हमने देखा था कि इस तरह से एक ग्राफ हमें मिलता था किसी एक पर्टिकुलर रोटर रेजिस्टेंस R के लिए, ठीक है। अगर रोटर रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर दिया तो हमें दूसरा ग्राफ इस तरह से मिलता था। मान लो जो भी, जैसे एक एग्जांपल हम लोग 4R लेके चले थे, हम लोग चाहे तो 2R का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, और उसके बाद और भी R को हमने, यानी रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिला था। ध्यान में है सबको? ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पहले देख चुके हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन था कल जो साउंड क्लियर नहीं आने की वजह से किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? और सॉल्यूशन मिल गया आपको? क्लियर हो गया था, बताइए। हाँ, अच्छा, तो क्लियर होके क्या समझ में आया तुमको, यही तो बताओ। क्लियर होके कंक्लूजन क्या निकला? सर ये कि एरर 0 हो सकता है, लेकिन एरर कभी 0 नहीं हो सकता है, और वो कैसे इस पे डिपेंड करता है वो मुझे पता चल गया। एनआर कभी 0 नहीं हो सकता है? नहीं, एरर 0 हो सकता है। हाँ, और एनआर सकता है। जब सर इसी ग्राफ से तो सिंपली पता चल ही रहा है ना मेरे को कि जब स्लिप मेरा 1 रहेगा पहला, देन मेरा वो 0 हो जाएगा। देखो, हमेशा कभी भी मिसकंसेप्शन दिमाग में मत रखो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो, स्टार्टिंग के लेक्चर से ही समझा रहे हैं आप लोगों को कि हम लोग करते क्या है। बहुत ध्यान से समझना, तब आपका मिसकंसेप्शन दूर होगा। स्टार्टिंग के लेक्चर से ही समझा चुके हैं कि स्टार्टर हम लोग लेते हैं, स्टार्टर पे 3 फेज वाइंडिंग को हम लोग रखते हैं, ठीक है। मान लो R फेज,
वाई फेज एंड बी फेज 120 डिग्री के 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल पे स्पेस में हम लोग रखते हैं और 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे सप्लाई देते हैं। ठीक है, जाहिर है सप्लाई कैसा है, ये जो सप्लाई दे रहे हैं ना, ये कैसा सप्लाई है, नेचर ऑफ सप्लाई बताओ। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एसी है। ये अर्चना का जवाब आ रहा है, एसी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सप्लाई एसी है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वोल्टेज का मतलब है मैग्नीट्यूड में भी वेरिएशंस और डायरेक्शन में भी वेरिएशन, और तभी तो फ्रीक्वेंसी होगा। अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वेव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मींस मैग्नीट्यूड में वेरिएशन जीरो से होते होते मैक्सिमम में पहुंचा, मैग्नीट्यूड कम होते होते जीरो पे पहुंचा, डायरेक्शन चेंज हो गया, अब अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम में पहुंचा, फिर जीरो हुआ, तभी तो फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में अगर एक पल्स हमें मिलता है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। क्लियर? एक सेकंड में एक पल्स हमें मिलता है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन जो था ना, वो बहुत अजीब क्वेश्चन था। ठीक है, अजीब क्वेश्चन इसलिए था कि पहले समझ लो, एक बार आपको जो बता चुके हैं कि यहाँ पे स्टार्टर पे तीनों फेज की वाइंडिंग को स्पेस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे हमने रख दिया, और उसको सप्लाई जो दे रहे हैं वो 3 फेज एसी सप्लाई है, जिसमें तीनों फेज आपस में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे हैं। जैसे ही ये कंडीशन को हम लोग फुलफिल करेंगे तो इंडिविजुअल फ्लक्सेस साइनसॉइडली वैरी करेंगे। आर का फ्लक्स साइनसॉइडली वैरी करेगा, वाई का फ्लक्स साइनसॉइडली वैरी करेगा, बी का फ्लक्स साइनसॉइडली वैरी करेगा। लेकिन जैसे ही इनके रिजल्टेंट पे हम लोग देखेंगे तो एक रिजल्टेंट क्रिएट हो जाएगा जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। उस सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो उस सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग इस फार्मूला से डिनोट करते हैं, 120 f/p। ठीक है, और ये सिंक्रोनस स्पीड है, यानी मशीन आपका एक बार डिजाइन हो गया, एक बार सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया तो एक कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। अब आपके हिसाब से कि सर ns 0 होगा, ns 0 कब होगा, देखो मैथमेटिकल फार्मूला से सबसे पहले देख लो, मैथमेटिकल फार्मूला से देखो। पहले तो ns 0 का कोई मतलब ही नहीं है, पहला चीज ns 0 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां जो सप्लाई दे रहे हैं ना, वो सप्लाई 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। इन फेजेस को स्पेस में 120 डिग्री के एंगल पे रखे हैं, इनका फेज डिफरेंस 120 दे रहे हैं। जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, एक रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, जो रिजल्टेंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। अब ns 0 का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है कि ns 0 को मैथमेटिकल एक्सप्रेस करेंगे तो ns 0 दो ही केस में पॉसिबल है। ns 0 दो ही केस में पॉसिबल है। एक, अगर आपका नंबर ऑफ पोल्स इनफाइनाइट हो जाए, पॉसिबल है क्या नंबर ऑफ पोल्स का इनफाइनाइट होना? नो सर। ठीक है, दूसरी केस कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी 0 का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब विदाउट नॉट वेरिंग सप्लाई, सप्लाई जो वेरिंग ही नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट डीसी सप्लाई। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई देंगे तो फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है क्या साइनसॉइडल? डीसी सप्लाई तो कांस्टेंट है, डीसी सप्लाई देंगे तो फ्लक्स बनेगा लेकिन कांस्टेंट फ्लक्स हो जाएगा। तो जब फ्लक्स में इंडिविजुअल फ्लक्स में वेरिएशन ही नहीं आएगा इस तरह का, तो फ्लक्स का रिजल्टेंट बनेगा कहां से? और फ्लक्स का रिजल्टेंट जब बनेगा ही नहीं तो इंडक्शन मशीन की तरह रन कैसे करेगा? समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये क्वेश्चन ही उठपटांग है। एक बार हमने मशीन को डिजाइन कर दिया, नंबर ऑफ पोल्स फिक्स हो गया, एक बार हमने सप्लाई सिस्टम पे रख दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, उसके बाद हमने इस मशीन को ऐसा डिजाइन किया है कि हमारे स्टार्टर पे तीनों फेजेस 120 डिग्री के एंगल पर स्पेस में प्लेस्ड हैं। सप्लाई भी हम ऐसा दे रहे हैं तीनों फेजेस को कि वो जो 3 फेज ऐसी सप्लाई है उसमें तीनों फेज आपस में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे हैं, और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होता है वैसे ही एक रिजल्टेंट बन जाता है। इंडिविजुअल फ्लक्सेस साइनसॉइडली वेरी कर रहे हैं, आर फेज का फ्लक्स भी साइनसॉइडली वेरी करेगा, वाई फेज का फ्लक्स भी साइनसॉइडली वेरी करेगा, बी फेज का फ्लक्स भी साइनसॉइडली वेरी करेगा, लेकिन एक रिजल्टेंट बन जाता है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का बनता है, जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। तो ये सिंक्रोनस स्पीड, एक बार मशीन डिजाइन हो गया तो ये सिंक्रोनस स्पीड फिक्स्ड एंड कांस्टेंट हो गया। अब आपके हिसाब से ये 0,
तो ये जीरो का दो ही केस पॉसिबल है, या तो नंबर ऑफ पोल्स इनफाइनाइट हो जो कि पॉसिबल नहीं है, दूसरा फ्रीक्वेंसी जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब एसी सप्लाई है ही नहीं, एसी सप्लाई है ही नहीं तो इंडिविजुअल फ्लक्स का ऐसा वेरिएशन होगा ही नहीं, कांस्टेंट है। इंडिविजुअल फ्लक्स का वेरिएशन होगा ही नहीं तो रिजल्टेंट बनेगा ही नहीं, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने का सवाल ही नहीं है। तो जब ये फ्लक्स बनेगा, सारा इंडक्शन मोटर की सारी कहानी कहां से शुरू होती है? इस इंडक्शन मोटर का सब कुछ कहां से शुरू होता है, ये इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है? तो सबसे पहला कंडीशन है कि एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाए जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से रोटेट करे। जब वही नहीं बनेगा तो इंडक्शन मोटर क्या इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा क्या कभी? बताइए। तो इसका क्या मतलब है फिर? जीरो का कुछ मतलब है क्या जीरो सिंक्रोनस स्पीड का? एक बार मशीन डिजाइन हो गया, सिंक्रोनस स्पीड फिक्स हो गया और उसी फिक्स सिंक्रोनस स्पीड से आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, और सारी कहानी वहीं से शुरू हो रही है। वेरिएशन किस में होता है? वेरिएशन रोटर स्पीड में होता है। रोटर स्पीड जीरो भी हो सकता है और रोटर स्पीड अपने मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच सकता है, यानी वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। समझ में आया? अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। और रही बात कि उस दिन के क्लास में जो समझा रहे थे, तो उस दिन के क्लास में ये बता रहे थे कि इस एक्सपेरिमेंट में जहां एक बार इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट होने देते हैं नो लोड पे, स्टार्ट होते होते वो इंडक्शन मोटर स्पीड गेन करने लगता है, यानी उसका रोटर स्पीड गेन करने लगता है। रोटर स्पीड गेन करते करते अपने मैक्सिमम पहुंच जाता है, यानी वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। वहां से इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं, इस इंडक्शन मोटर पे लोडिंग स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका रोटर स्पीड डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे रोटर स्पीड डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपका स्लिप इंक्रीज कर रहा है। अब हर एक पर्टिकुलर स्लिप के लिए हम टॉर्क की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और उन दोनों की प्लॉटिंग करते हैं और अल्टीमेटली हमें ये कर्व मिलता है। तो इसी में हमने देखा कि इसको बढ़ाते बढ़ाते स्लिप को एक समय जब स्लिप इसके बराबर हो जाएगा, एक समय जब स्लिप इसके बराबर हो जाएगा, उस समय हमें उस कर्व का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। अगर इस कर्व को लेते हैं तो इसका मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, इस कर्व को लेते हैं तो इसका मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। अगर इससे भी ज्यादा लोड को बढ़ा के स्लिप को इससे भी ज्यादा बढ़ाते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ये होने लगेगा, और इस समय यानी मैक्सिमम के बाद वाले ग्राफ के लिए इक्वेशन आता था ये वाला। और इसमें हमने देखा कि स्लिप को जैसे बढ़ाते जा रहे हैं टॉर्क हमारा कम होता जा रहा है। लेकिन आपको बताए थे कि यहाँ पे आके यानी स्टार्टिंग कंडीशन में जब एनआर हमारा जीरो हो जाए, यानी लोड को हमने इतना बढ़ा दिया कि मशीन रुक जाए, रोटर स्पीड जीरो हो जाए, उस कंडीशन में भी एक एप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ टॉर्क हमें मिल रहा है। टॉर्क कभी जीरो नहीं होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। और आपके दिमाग में आ गया कि सिंक्रोनस स्पीड कभी जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मैंने बताया था कि अगर लोड को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दे कि मशीन लोड के बढ़ने के कारण रुक जाए यानी एनआर जीरो हो जाए, उस केस में भी आपका टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए। तभी तो स्टार्टिंग टॉर्क का कांसेप्ट आता है। स्टार्टिंग टॉर्क में रोटर आपका रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन जाहिर है कोई ना कोई टॉर्क लगेगा जब वो टॉर्क लग के आपके रोटर को रोटेट कराना शुरू करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से? ओके, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम कहां तक लिखाए थे? खाली लास्ट लाइन बोल देना फिर। अच्छा हाँ, सर्किट ब्रेकर जो है, ओके ओके ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए, इसके बाद अगला पॉइंट इंप्लाइज का साइन देके, अगला पॉइंट इस तरह इंप्लाइज का साइन देके और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसमें लिख लीजिए for the stable operation of the motor, operate the induction motor in that range which lies between the values of s is equal to 0, the values of s is equal to 0 to s is equal to r2 upon x2, comma देके, i.e. that value of slip at which the torque is maximum. ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ध्यान से देखो तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हम स्टेबल ऑपरेशन पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर इस इंडक्शन मोटर को अगर सपोज करो हम ड्राइव की तरह यूज करें यानी लोकोमोटिव में यूज करें, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि लोकोमोटिव में यूज करते समय हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कैसा चाहिए, क्या चाहिए हमें, ठीक है।
हमें किस तरह का कर्व चाहिए, हमें किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो जाहिर है हम किसी भी मोटर को लोकोमोटिव की तरह अगर लोकोमोटिव में यूज करेंगे, अगर ड्राइव की तरह यूज करेंगे, तो हमें स्टेबल ऑपरेशन चाहिए होता है। मींस हमें एक लीनियर रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, स्पीड और टॉर्क के बीच में या स्लिप और टॉर्क के बीच में। तो देखो तो कर्व में लीनियर पोर्शन कौन सा होता है, जितने कर्व को हमने प्लॉट किया है ना टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में, इसमें लीनियर पोर्शन कहां से कहां तक लाई करता है बताइए। ये 3 तरह के कर्व है, तो लीनियर कर्व लाई करता है जाहिर है कहां से कहां तक, s इज इक्वल टू 0 से, यानी यहां से लेके और हर एक कर्व का मैक्सिमम पोर्शन तक जो आपका पार्ट है आपके कर्व का वो ऑलमोस्ट लीनियर है। दूसरे कर्व को भी ले लें हम लोग, यानी 4r, जब आपका R2 4r के बराबर है, यानी रोटर रेजिस्टेंस मान लो हमने जो शुरू में R लिया था उसका 4 टाइम्स है। इस कर्व में भी क्या हो रहा है, तो इस कर्व में भी इसका जो s इज इक्वल टू 0 होगा और इस कर्व के करस्पॉन्डिंग इस स्लिप, जिस स्लिप पे हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जाहिर है s इज इक्वल टू R2 अपॉन x2, R2 अपॉन x2, ये क्या है, तो ये स्लिप की वो वैल्यू है जिस पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। तो जाहिर है 0 से लेके स्लिप की वो वैल्यू जो R2 अपॉन x2 है, यानी जिस पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, वहां तक का पोर्शन हर कर्व में लीनियर होता है और हमें स्टेबल ऑपरेशन कराना है, यानी लीनियर ऑपरेशन कराना है। तो किसी भी इंडक्शन मोटर को अगर हम परफेक्ट ऑपरेशन उसका कराना चाहते हैं, स्टेबल ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो हमें उस इंडक्शन मोटर को कहां से कहां तक रखना होगा, तो हमें उस इंडक्शन मोटर को उसका ऑपरेशन इस तरह से कराना होगा कि वो इंडक्शन मोटर उस रेंज में काम करे जहां स्लिप की वैल्यू हमें 0 से R2 अपॉन x2 के बराबर मिलती है, यानी स्लिप की वैल्यू 0 से लेके उस स्लिप की वैल्यू तक मिलती है जिस स्लिप पे आपका टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है। इज दैट क्लियर, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबल ऑपरेशन हमेशा ध्यान में रखिएगा, स्टेबल ऑपरेशन ऑफ मोटर लाइज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ स्लिप s इज इक्वल टू 0 टू s इज इक्वल टू R2 अपॉन x2, ठीक है। और इसी ऑपरेटिंग रीजन को कई बार हम लोग शेडेड करके दिखाते हैं। पिछली बार जो ग्राफ मैंने दिखाया था उसमें भी इस रीजन को, ये जो रीजन है ना, इसको हम लोग शेडेड करके दिखा देते हैं। इसी रीजन में, ये जो रीजन है, इसी रीजन में हम लोग ऑपरेशन कराते हैं स्टेबल ऑपरेशन के लिए। यानी अगर इस इंडक्शन मोटर को ड्राइव की तरह यूज कर रहे हैं, एक लोकोमोटिव के साथ लगा के, सपोज दैट किसी ट्रैक्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं और हमें स्टेबल ऑपरेशन कराना है, तो स्टेबल ऑपरेशन का मतलब है कि हमें लीनियर कैरेक्टरिस्टिक पे ऑपरेशन कराना होगा, यानी ऐसे जगह जहां टॉर्क और रोटर स्पीड का रिलेशन लीनियर मिले, या टॉर्क और स्लिप का रिलेशन हमें लीनियर मिले, टॉर्क और स्लिप का कर्व हमें लीनियर मिले, वैसे जगह ही ऑपरेशन कराएंगे तो हमेशा स्टेबल ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उस शेडेड रीजन में जो आपके कैरेक्टरिस्टिक कर्व के पार्ट में जो शेडेड रीजन दिख रहा है, वहीं पर उसी रेंज में हम लोग ऑपरेशन कराने की कोशिश करते हैं, उसी रेंज में अपने मोटर का परफॉर्मेंस कराने की कोशिश करते हैं, उसी रेंज में मोटर से कोई वर्क कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब पहले जो हम आपको बता चुके हैं उस पॉइंट को लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, एम्प्लाइज का साइन देके अगला पॉइंट लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए फ्रॉम द गिवन कर्व, बल्कि कर्व्स कर दो, एक से ज्यादा कर्व्स हम लोग देख रहे हैं। फ्रॉम द गिवन कर्व्स इट इज एविडेंट दैट द मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन R2। ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू आती है ना, वो R2 के इंडिपेंडेंट होती है। यहां भी आपको दिख रहा है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हर बार हर केस में हमें बराबर ही मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हर बार हर केस में हमें बराबर ही मिलेगा, जो रनिंग टॉर्क मैक्सिमम है, ठीक है। और जाहिर है इसका इक्वेशन भी हम लोग लाते थे, तो इक्वेशन में भी हमने देखा कि इसका मैक्सिमम टॉर्क का, मैक्सिमम रनिंग टॉर्क का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो भी R2 से इंडिपेंडेंट है, यानी रोटर रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। ये आपको पहले भी समझा चुके हैं, बस उसी को वर्ड्स में लिख लीजिए, ठीक है। तो इट इज वेरी मच एविडेंट दैट द मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन R2, कॉमा देके लिख लीजिए i.e. द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, फिर कॉमा देके लिखिए yet the exact location of maximum torque at running condition is dependent on it, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपको ये कंडीशन मिलता था जो हमने डिराइव करके लाया था,
यानी किसी भी स्लिप पे, आपको पहले ही बता चुके हैं, किसी भी स्लिप पे हम टॉर्क को मैक्सिमम कर सकते हैं। कैसे? तो ये स्लिप और रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल का जो प्रोडक्ट है ना, अपने रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करा के इस प्रोडक्ट के बराबर बना देंगे। किसी भी स्लिप पे हम टॉर्क को मैक्सिमम कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम टॉर्क का लोकेशन डिसाइड करने में R2 का रोल है। ठीक है, कब हमको मैक्सिमम टॉर्क करना है और कहां हमको मैक्सिमम टॉर्क लाना है, किसको डिसाइड करने में रोटर रेजिस्टेंस यानी R2 का रोल है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू जो मिलेगी, मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो रोटर रेजिस्टेंस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरह हमने देखा कि हम लोग चाहें तो इस स्लिप पे भी टॉर्क को मैक्सिमम हमने कर दिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर R2 पे, और वो R2 यानी रोटर रेजिस्टेंस हमने R के बराबर लिया। इसमें भी यहाँ इस स्लिप पे, यहाँ जो स्लिप की वैल्यू होगी, यहाँ जो स्लिप की वैल्यू होगी, इस स्लिप पे भी हमने टॉर्क को मैक्सिमम कर लिया। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रोटर रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ जिसको हमने 4R के बराबर लिया है, यहाँ भी हमने मैक्सिमम टॉर्क यानी इस स्लिप पे भी हमने टॉर्क को मैक्सिमम कर दिया। किसका फायदा उठा के? तो ये रोटर रेजिस्टेंस का फायदा उठा के। ठीक है, तो टॉर्क का मैक्सिमम टॉर्क कहां होगा, इसके लोकेशन को हम लोग डिसाइड कर, इसके लोकेशन को हम लोग देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कहां करना है, किसके बेसिस पे, जाहिर है रोटर रेजिस्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, इसका लोकेशन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं रोटर रेजिस्टेंस के बेसिस पे, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क हर बार रोटर रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा और हर बार एक ही वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम टॉर्क की, एक ही कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। यानी मैक्सिमम टॉर्क का लोकेशन को हम लोग वेरी करा सकते हैं R2 के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू R2 से इंडिपेंडेंट होगी। इसको हमेशा हमेशा दिमाग में बैठा लेना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और लिख लो, लास्ट वाला है। ये सब पॉइंट याद रखना, जो भी इंपॉर्टेंट करके लिखाते हैं ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इन्हीं सब बेसिक्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, प्लेसमेंट के एग्जाम पे भी। आपको जैसा आपकी सीनियर्स ने बताया, इसीलिए आपके सीनियर्स के साथ जो आप एल्स्टॉम में प्लेस हुई थी, उनके साथ आप लोगों का वेबिनार इसीलिए कराए थे। वहां भी आपको पता चला होगा कि एकदम बेसिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन बेसिक लॉज, बेसिक कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, तो बहुत इजीली आपका कोई भी एग्जाम का एग्जाम हो या प्राइवेट सेक्टर के प्लेसमेंट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इसी तरह बेसिक्स से उठा के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस रखे जाते हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो 1 मिनट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, 1 मिनट के अंदर ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। इवन बिना कुछ सॉल्व किए आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स को हमेशा दिमाग में बैठाए रखिए। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, greater the R2, greater is the value of slip at which the maximum torque occurs। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, greater the value of R2, greater is the value of slip at which the maximum torque occurs। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा कि R2 यानी रोटर रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा ना, रोटर रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा, उतना ही बड़ा स्लिप की वो वैल्यू आपको मिलेगी, उतनी ही बड़ी स्लिप की वो वैल्यू मिलेगी जिसमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है आपको। अब इसको समझ लो बहुत ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। है क्या कि जितना बड़ा आपका R2 होगा, रोटर रेजिस्टेंस होगा, उतना ही बड़ा आपके स्लिप की वो वैल्यू होगी, उतनी ही बड़ी आपके स्लिप की वो वैल्यू होगी जिसमें आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। जैसे देखो, एक में हमने रोटर रेजिस्टेंस को R लिया, तो यहां मान लो इसके यानी यहाँ पे जो स्लिप मिल रहा है ना, इसी पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। अब R2 को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 4R के बराबर, यानी R2 को हमने इंक्रीज कर दिया। तो देखो अब जो मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वो किस स्लिप पे मिल रहा है, तो एक बढ़े हुए स्लिप पे आपको यहाँ मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। रोटर रेजिस्टेंस R2 को और बड़ा हमने कर दिया, मान लो 6R के बराबर कर दिया, तो अब आपका रोटर रेजिस्टेंस यानी R2 इंक्रीज हुआ, तो वो स्लिप की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई जिस पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। अब यहाँ इस बढ़े हुए स्लिप पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा।